हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन का जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उसका इस वीडियो में हम लोग उत्तर देखेंगे। तो जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद करती है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। दूसरा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, जो है ना परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ग में हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ हो जाएगा कि खाने का सोडे का जो रासायनिक नाम है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। घ में जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है उसके वजह से ये रंग जो है ना दूधिया हो जाता है। दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाला परिवर्तन को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है आपका चौक और चौक चूर्ण में बदलना, तो ये कैसा परिवर्तन है पूछा जा रहा है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन होगा क्योंकि इसके ना सिर्फ आकार में हम लोग परिवर्तन किए। रासायनिक संरचना में बदलाव इसमें नहीं हुआ है। रासायनिक संरचना में बदलाव का मतलब होता है कि कुछ नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, लेकिन इसमें कुछ नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि उसके आकार और संरचना जो है ना वो अलग हो रही है। दूसरा है आपका मोम का पिघलना, कैसा परिवर्तन है। तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि पिघला हुआ मोम से ना वापस हम लोग मोम का एक पूरा संरचना, मोमबत्ती का संरचना हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी सिर्फ आकार का परिवर्तन हुआ है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन होगा। तीसरा है भोजन का पाचन, कैसा परिवर्तन है। तो यह रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थों के रासायनिक संरचना में बदलाव हो जा रहे हैं। एंजाइम्स और अन्य रसायन जो है ना भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं जिससे नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जब भी नए पदार्थ का निर्माण हो जाए जिससे पिछले पदार्थ की जो पूरी संरचना वो बिल्कुल बदल जाए तब ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। लास्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण बोल रहा है घ नंबर। यह कैसा परिवर्तन है। तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें भी सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के से जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया पौधों के लिए भोजन बनाने का तरीका है, यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया में आता है। च नंबर है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला बनना, कैसा परिवर्तन है। तो यह किसी भी आकार संरचना में परिवर्तन, जनरली तो वैसे भौतिक परिवर्तन ही होता है और यह भी भौतिक परिवर्तन का ही रूप होगा क्योंकि इसकी संरचना में सिर्फ बदलाव हो रही है, ना कि कुछ अलग पदार्थ नहीं बन रहा है इसमें भी। 6 नंबर है जल में शक्कर का घुलना, कैसा परिवर्तन है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं हो रहा है। शक्कर और जल जो है ना आपस में अपनी मूल संरचना में बने रहते हैं और इस प्रक्रिया में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। जन है रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, कैसा परिवर्तन है। तो रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसका उपयोग ना तरल मिश्रण से एक शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें पदार्थों की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है। जब भी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा तो ये आपका भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा। तीसरा नंबर देख लीजिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि असत्य है तो उसके सही करके लिखिए, मतलब इसके कारण भी देना है कि क्या सही होगा और क्यों होगा, क्यों नहीं भी इसमें बस पूछ रहा है कि सही क्या होगा ये बताइए आप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह असत्य कथन होगा क्योंकि लकड़ी को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग काट दे रहे हैं तो यह क्या है, उसके रासायनिक परिवर्तन नहीं होंगे, एक भौतिक परिवर्तन होगा। दूसरा देख लीजिए, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। तो ऐसा नहीं है, ये इसका जो सही कथन होगा ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका कैसे लिखेंगे आप, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यह जैविक पदार्थों का अपघटन और नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है इसमें, इसलिए यह सही हो जाएगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है। ग नंबर है जस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, ये सत्य कथन हो जाएगा। ये तो सत्य है ही, जो असत्य है उसका हम लोग सत्य करना है। घ नंबर है मैग्नीशियम के फीते में मोमबत्ती की लौह के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है, तो यह सत्य कथन है। मैग्नीशियम का ये जो गुण है वो क्या है, चमकदार श्वेत और प्रकाश के साथ जलने लगती है अगर उसको हम लोग लौह के पास ले जाए तो।
मोमबत्ती की लौ जो होती है, ज्वाला जो होती है, उसके पास अगर ले जाते हैं तो। 4 नंबर देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, तो यह असत्य कथन हो जाएगा। जबकि सत्य कथन क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन जो है ना वो क्षारीय होते हैं नेचर में। 4th नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब पहला सिरका में इनो डालते हैं। अगर सिरका है ना उसमें अगर इनो पाउडर डाल देते हैं तो क्या होता है, तो देख लीजिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप। जब सिरका में इनो डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और यह झाग बनाता है। यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक एसिड मिलकर जो है ना ये प्रतिक्रिया करते हैं। ख नंबर है, नीलत होता के विलयन में ब्लेड डालते हैं तो क्या होता है, तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप। जब नीलत होता के विलयन में ब्लेड डाला जाता है तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें भी जिंक द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जाता है और कॉपर का लाल रंग बनता है। आगे देख लेते हैं, इसमें जिंक सल्फेट और कॉपर बनते हैं। ग नंबर है, लोहे के तवा को नमी युक्त वायु में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि जंग ना लगे। आप देखे होंगे कि अगर लोहा युक्त तवा है, अगर उसमें अगर पानी चारों तरफ लगा हुआ रह जाता है तो उसमें ना लाल लाल आपको जंग दिखेंगे बकायदा, तो इसीलिए नमी युक्त रखा जाता है। जो जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है अगर नमी युक्त रहती है तो इसमें लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप जो है ना लोहा ऑक्साइड यानी जंग बनता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें लोहे का रूप बदलता है, वह जंग में बदल जाता है। घ नंबर है आपका, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके गर्म होने पर पोटेशियम मैग्नेट होगा और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इसलिए ये ना इस प्रक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट का रंग भी बदलकर हरे रंग में बदल जाता है और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। 5 नंबर देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आप लोगों को लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, एक टेबल के अनुसार लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में की परिभाषा पहले तो क्या है, तो रूप आकार स्थिति में बदलाव हो जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में आप क्या लिख सकते हैं कि पदार्थों की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होते हैं, कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का, तो पानी का बर्फ में बदलना। दूसरा रासायनिक परिवर्तन में आप क्या लिख सकते हैं, कागज का जलना, भोजन का पचना इत्यादि हो जाएगा। नए पदार्थ बनता है भौतिक परिवर्तन में, तो नहीं, भौतिक परिवर्तन में नया कोई चीज नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है। रिवर्सिबल होता है एक कि मान लीजिए कि भौतिक परिवर्तन है कि हम लोग ना मिट्टी से कोई संरचना बनाएं। अगर गीली मिट्टी से हम लोग गोल बॉल बनाएं, फिर वो मिट्टी को मिटाकर वैसे ही हम लोग संरचना बना दिए तो पिछला वाला संरचना हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो ये चीजें कहलाती है पलटने योग्य या रिवर्सिबल संरचना। जबकि अगर इसका एग्जाम्पल देखिए रासायनिक परिवर्तन का, जैसे दूध से दही का जमना, तो दही जम गया, उससे हम लोग दूध वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें नए जो है ना ये परिवर्तन होते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। तो जंग लगने के लिए ना निम्नलिखित आवश्यक कारण है, जिसमें पहला था आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर होगा तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है ना जंग लगने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। दूसरे में पानी अगर है जिसमें नमी युक्त बोला जाता है, अगर नमी है तो ये महत्वपूर्ण कारक रहता है। तो पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है लोहे से प्रतिक्रिया करता है और जंग बनाता है। तीसरा देख लीजिए, लोहा खुद यानी धातु कोई भी अगर देखते हैं तो जंग केवल लोहे पर लगता है, क्योंकि यह एक धातु है जो ऑक्सीजन और पानी से प्रतिक्रिया करता है और जंग उत्पन्न करता है। तो तीनों अगर ये संयोजन से जो है ना ये जंग लगते हैं। आगे देख लीजिए, जंग लगने से हम लोग कैसे रोका जा सकता है। तो जंग लगने से बचने के लिए हम लोग कुछ कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है आपका पेंटिंग। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया पेंटिंग मतलब होता है कि उसके जो ऊपरी सतह है ना उसको हम लोग रंग देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया आता है गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको, यानी इसमें लोहे को ना जिंक से हम लोग लेपन कर देते हैं। याद रखिएगा, जिंक की इम्पोर्टेंट टर्म है गैल्वेनाइजेशन में। तो ये एक प्रक्रिया है आपका जंग लगने से बचाने के लिए। तीसरा आप लिख सकते हैं प्लास्टिक कोटिंग, मतलब ऊपर में ना प्लास्टिक का हम लोग परत चढ़ा देंगे। फोर्थ में ये चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कैथोडियम प्रोटेक्शंस में इसमें रिएक्टिव धातु से जोड़ा जाता है।
5 में सूखा और साफ रखना, यानी नमी से दूर रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि जंग लगने की संभावना जो है ना कम हो जाएगी। ऑयलिंग और ग्रीसिंग मतलब ऊपरी जो परत है ना उसमें तेल या ग्रीस की परत चढ़ा देंगे, ये भी जो है ना जंग से लड़ने में मदद करती है। आगे बढ़ जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न होता है आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें से मैंने 3 उठाया है। पहला आप लिख सकते हैं किण्वन, जैसे शक्कर या अल्कोहल के किण्वन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जैसे खमीर द्वारा। दूसरा आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चूने की प्रतिक्रिया, यानी इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चूने का पत्थर जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। तीसरा में लिख सकते हैं कार्बोनिक एसिड का विघटन, जैसे कार्बोनिक एसिड का विघटन होने पर भी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रवाकरण से क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो रवाकरण की प्रतिक्रिया आप कैसे इसके डेफिनेशन लिखेंगे, तो रवाकरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें एक घोल से ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का निर्माण होता है। यह तब होता है जब घोल में घुली हुई सामग्री की सांद्रता इतनी बढ़ जाती है कि वह ठोस रूप में बाहर आ जाती है और क्रिस्टल का रूप ले लेती है। यानी घुली हुई जब कोई भी पदार्थ है अगर वो ठोस अवस्था में आ जाती है तो उस प्रक्रिया से ना रवाकरण जो है ना उत्पन्न होता है, यानी क्रिस्टल रूप ले लेता है, उसी को हम लोग बेसिकली रवाकरण बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट का रवाकरण हम लोग रवा कैसे प्राप्त करेंगे कॉपर सल्फेट से, तो इसको प्राप्त करने के लिए देख लीजिए, फर्स्ट में आप लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट का घोल तैयार करना, यानी पानी में जब कॉपर सल्फेट को घोल को तैयार करके संतृप्त घोल इसका तैयार कर लिया जाता है, फिर इसको गर्म करेंगे, यानी इसको गर्म किया जाता है ताकि इसमें घुली हुई सामग्री अधिकता हो सके और घोल अधिक सघन हो सके, मतलब गाढ़ा हो सके, कहने का मतलब है। पहले तो इसको पानी में घोल लेंगे, उसके बाद हम लोग गर्म करके इसको पूरा गाढ़ा बना लेंगे, फिर इसको ठंडा कर देंगे। जब ठंडा हो जाएगा ना तो वो प्रक्रिया से क्रिस्टल बनेगा, वही प्रक्रिया कहलाता है आपका रवाकरण। तो इस प्रकार हम लोग कॉपर सल्फेट के रवा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी पहले गर्म करेंगे, फिर उसको जो है ना पहले तो पानी में घोलेंगे, उसके बाद गर्म करके गाढ़ा कर लेंगे और फिर उसको ठंडा कर देंगे तो वो जम जाता है और उससे एक क्रिस्टल यानी रवा प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, ऑक्सीजन गैस बनने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों को बताएं। तो ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि मैंने नीचे बताया आपको। जैसे फर्स्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह जो है ना ऑक्सीजन गैस और अन्य पदार्थों में टूट जाता है। जैसे इसके रिएक्शंस, ये जो रासायनिक सूत्र है ऐसे आप कर सकते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना बाहर रिलीज होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है और पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग भी जो है ना वो हरा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पोटेशियम मैग्नेट को हम लोग गर्म किए, फिर ये जो है ना पानी हम लोगों को मिल जाता है। आगे देख लीजिए ऑक्सीजन गैस के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला देख लीजिए आप क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन गैस आसानी से जलने में मदद करती है या दहन प्रक्रिया में भाग लेती है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ का दहन होने के लिए, दहन मतलब होता है किसी चीज़ का जलना, तो जलने के लिए ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा देख लीजिए रंग और गंध और स्वादहीन, यानी ऑक्सीजन गैस जो है ना इसका कोई कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। बाकी ये 21% मात्रा में हमारे जो है ना वायुमंडल में पाई जाती है। द्रव्यमान की बात करें तो ऑक्सीजन गैस हवा से भारी होता है, अर्थात इसका घनत्व जो है ना हवा से अधिक होता है। हवा पूरे गैसों का मिक्सचर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन उसमें से एक जो है ना एक तत्व है। ठीक है, 5 देख लेते हैं, बिलियन, यह पानी में बहुत अच्छी तरह से घुलती है और जीवित प्राणियों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। इसी कारण जो मछलियां हैं वो पानी में जीवित रहती है, क्योंकि उनको पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा उन तक पहुंचती रहती है। चलिए, तो इतना लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। ये चैप्टर का जो है ना क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराने का कोशिश कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। बाकी डिटेल में अगर आपको देखना होगा इस चैप्टर तो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं 11 नंबर, यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, वर्णन करें। तो यूरिया के रवे प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है, जिसमें पहला है यूरिया का घोल तैयार करेंगे। पहले तो सबसे पहले यूरिया को पानी में पूरी तरह से घोल कर एक संतृप्त घोल तैयार किया जाता है, और संतृप्त घोल वह होता है जिसमें अधिकतम मात्रा में यूरिया जो है ना घुल चुका होता है और अब कोई यूरिया घुलने की क्षमता ना होती है। बहुत संतृप्त घोल इतना ही होता है जिसके बाद ना कोई चीजें घुल नहीं सके। ठीक है, तो हर चीज का संतृप्त घोल अलग अलग टाइम पर होता है।
आगे देख लीजिए। उसके बाद जब हम लोग इसको घोल लेंगे, जब वो संतृप्त हो जाएगा, उससे अधिक यूरिया नहीं घुलेगा अगर पानी में, तो उसके बाद उसको हम लोग गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म किया जाता है ताकि यूरिया का अधिकतम घुलनशीलता बढ़ सके, मतलब बहुत अधिक घुल सके। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। कोई भी क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए पहले तो पानी में हम लोग घोलेंगे, उसके बाद संतृप्त घोल तक पहुंचाएंगे, यानी उससे ज़्यादा यूरिया उसमें अगर नहीं लगेगा, उसके बाद उसको हम लोग गर्म करके फिर ठंडा कर देते हैं। ठंडा करेंगे तो यूरिया के अणु जो है ना आपस में मिलकर एक क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, और वही क्रिस्टल आपका रवाकरण कहलाता है। और फिर यूरिया के क्रिस्टल घोल से अलग किए जाते हैं, इसके कारण छानने या फिल्टर की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। और इसी क्रिस्टल को फिर हम लोग ड्राई कर देंगे, यानी सुखा देंगे। सुखाया जाता है ताकि कोई इसमें नमी ना रह सके, और ये पूरी तरीके से सूख जाए तो यूरिया के रवे इस प्रक्रिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो इसका जो कारण है, अधिक जंग लगने का कारण है नमक और पानी का प्रभाव। तो नमक जो है ना समुद्री हवा में अधिक होता है। ठीक है, तो समुद्र के पास हवा में नमक यानी सोडियम क्लोराइड होता है, जो समुद्र की लहरों के कारण वातावरण में फैल जाता है। यह नमक लोहे की सतह पर जमा हो जाते हैं। दूसरे में आप कैसे लिखेंगे, जब नमक पानी के साथ मिलकर लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाता है, जिससे लोहे पर ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। उच्च आर्द्रता, आपको पता है कि समुद्री तटीय इलाकों में ना जो ह्यूमिडिटी होती है वो अधिक होती है, जो लोहे की वस्तुओं को अधिक नमी प्रदान करती है, और नमी के कारण लोहे की सतह पर जो है ना पानी की परत बन जाती है, और पानी जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर जंग लगने की संभावना अधिक हो जाती है। तीसरा देख लीजिए, पानी में भी लोहे के जंग लगने में मुख्य भूमिका निभाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर पानी उपस्थित है यानी नमी है तो वहां पर जो है ना अधिक तेजी से जंग लगेगी। आगे देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दही का जमना कैसे रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होते हैं। तो पहला चीज होता है रासायनिक परिवर्तन में कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगर दूध से दही बन गया तो क्या होगा, दूध में बैक्टीरिया मिलने से लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और यही लैक्टिक एसिड हमारा जो है ना दही का रूप ले लेता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड से वापस हम लोग दूध को नहीं प्राप्त कर सकते, ये नए पदार्थ का निर्माण हुआ। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना एक रासायनिक प्रक्रिया। और भी रासायनिक प्रक्रिया कैसे दिखाता है, जैसे दूसरा गर्मी का उत्पादन, जमने की प्रक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है जो रासायनिक प्रतिक्रिया का संकेत है। और ये जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि पूर्वता ना किया जा सकता, मतलब रिवर्सिबल ये प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जैसे दही का जमना एक अस्थाई परिवर्तन है, मतलब ये परमानेंट जो है ना चेंज है। अगर दूध दही का रूप ले लिया तो दही से हम लोग वापस जो है ना दूध नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार कि ये दूध से दही का जमना क्या है, किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे करके आप पूरे चैप्टर को आराम से रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठे, ताकि ये आराम से अपने नोट्स आपका अच्छे से तैयार हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।